दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों प्रीवियस ईयर्स पेपर्स रिवीजन श्रृंखला में आज की वीडियो में प्रस्तुत है टीजीटी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास खंड। दोस्तों ये प्रश्न पत्र हम जो हल करेंगे ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित टीजीटी सामाजिक विज्ञान 2016 का प्रश्न पत्र है। दोस्तों ये वीडियो आगामी टीजीटी पीजीटी परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तथा उच्चतर शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा थी, इसका इतिहास का पार्ट हम हल करेंगे। सबसे पहले देखते हैं किसने 1909 में लेफ्टिनेंट कर्नल सर विलियम कर्जन वायली पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांति के प्रथम कार्य के रूप में आक्रमण किया था। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। किसने 1909 में लेफ्टिनेंट कर्नल सर विलियम कर्जन वायली पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांति के प्रथम कार्य के रूप में आक्रमण किया था? ऑप्शन है आपके मदन लाल धिंगरा, हरदयाल, ऊधम सिंह और रोशन सिंह। तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन ए, मदन लाल धिंगरा। इंडिया हाउस के सदस्य मदन लाल धिंगरा ने 1 जुलाई 1909 को भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार विलियम कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस सत्र में 1916 में पृथक निर्वाचन आयोग की स्वीकृति कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग को रियायत दी गई थी? ऑप्शन है आपके कलकत्ता, लखनऊ, इलाहाबाद और लाहौर। तो सही उत्तर है लखनऊ। दोस्तों लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता जिसे आप जानते हैं 1916 में, इसमें कांग्रेस द्वारा पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकृति दी गई थी। अगला प्रश्न है, कुछ घटनाएं हैं, इनको सही कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है आपको। रौलट एक्ट, गांधी इरविन पैक्ट, मॉर्ले मिंटो सुधार और इल्बर्ट बिल। तो देखिए इसमें जो घटनाएं हैं उनको अगर जो आप सन के हिसाब से याद करेंगे तो रौलट एक्ट 1919 में है। उसके अलावा 1931 में जो है इरविन समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता। मार्ले मिंटो पैक्ट या मार्ले मिंटो सुधार 1909 में हुआ था और इल्बर्ट बिल 1883 को पारित हुआ था। तो सही क्रम जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सबसे पहले इल्बर्ट बिल, उसके बाद मार्ले मिंटो सुधार, फिर रौलट एक्ट, उसके बाद सबसे लास्ट में गांधी इरविन पैक्ट। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध उर्दू कवि जो द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन दोनों के प्रतिनिधि थे? ऑप्शन है आपके अरुणा आसफ अली, मोहम्मद इकबाल, खान अब्दुल गफ्फार खां और फैज़ अहमद फैज़। तो सही उत्तर है दोस्तों इसमें से मोहम्मद इकबाल एक प्रसिद्ध उर्दू कवि थे जिन्होंने दूसरे और तीसरे गोलमेज सम्मेलन दोनों में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, कौन सा प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन है आपके मॉस्टेरियन, अचूलियन, ओल्डोवान और ग्रोसियन। देखिए ये प्रश्न बहुत ही कठिन है, तो ये नए प्रकार का प्रश्न है एंशिएंट हिस्ट्री से। इसमें सही उत्तर है ऑप्शन डी, ग्रोसियन जो है भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है, जबकि मोस्टेरियम एक उपकरण के अंतर्गत रखा जाता है। अचूलियन और ओल्डोवाम को भी उपकरण के रूप में प्रदर्शित किया गया है, लेकिन ग्रोसियन जो है प्राचीन भारत में उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वेद की 1/4 ऋचाएं किसको निर्देशित की गई हैं? रुद्र, मारुत, अस्य या फिर इंद्र? तो सही उत्तर है दोस्तों इंद्र। इंद्र के लिए समर्पित ऋचाओं की संख्या 250 बार है। इंद्र का उल्लेख ऋग्वेद में 250 बार हुआ है। इंद्र जिनको पुरंदर कहा जाता है, इसको किलों को तोड़ने वाला या युद्ध के नेता के रूप में चित्रित किया गया है। इसके अलावा प्रकृति के रूप में वर्षा का देवता भी इंद्र को माना गया है और ऋग्वेद संहिता की 1/4 ऋचाएं इंद्र को समर्पित हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा ईसा पूर्व युग में प्राचीन भारतीय इतिहास की एक घटना नहीं है? ऑप्शन देखिए आपके इंडो ग्रीक साम्राज्य की स्थापना, विक्रम संवत का आरंभ, चतुर्थ बौद्ध संगीत और खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। तो दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीत जो है ईसा पूर्व युग की प्राचीन भारतीय घटना नहीं है और ये जो है
कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ये जो घटना है कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, जो है चतुर्थ बौद्ध संगीत, और ये 78 ईस्वी के लगभग कनिष्क का शासनकाल माना जाता है। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो चतुर्थ बौद्ध संगीत का काल ईसा पूर्व से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में एक पृथक संप्रदाय के रूप में श्वेतांबर की स्थापना कहाँ पर परिणित हुई थी? ऑप्शन है आपके राजगृह, वल्लभी, उज्जैन या फिर सांची। तो दोस्तों चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम जैन सभा का आयोजन मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी, और इसी सभा में जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदायों में हो गया था। देखिए, स्थूलभद्र के जो अनुयायी थी वे श्वेतांबर यानी सफ़ेद कपड़े पहनने वाले, और भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर यानी बिना कपड़ों के पहनने वाले। तो इसका सही उत्तर दोस्तों पाटलिपुत्र होगा, जिसका कि यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो सही उत्तर है जैन धर्म का पृथक संप्रदाय के रूप में श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय जो थे उसके रूप में विभाजन पाटलिपुत्र के प्रथम जैन संगीत में हुआ था। अगला प्रश्न है, केवल एक ही शिलालेख है जिसमें अशोक ने करारोपण के बारे में बात की है, वो कौन सा है? ऑप्शन है आपके भाब्रू, निगाली सागर स्तंभ शिलालेख, रुम्मिनदेई स्तंभ शिलालेख और बारबरा गुफा शिलालेख। तो सही उत्तर है करारोपण के बारे में अशोक ने रुम्मनदेई स्तंभ शिलालेख में चर्चा किया है। दोस्तों शिलालेख, ये जो रुम्मिनदेई शिलालेख है ये नेपाल की तराई में है, और इस अभिलेख से ये पता चलता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में यहाँ आया था। अगला प्रश्न है, किसने सोलौन को बौद्ध राजा मेघवर्मन की बोध गया में विहार बनाने की अनुमति दी थी? ऑप्शन है आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर कुमारगुप्त। तो दोस्तों सिलोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन को समुद्रगुप्त ने जो है वो बिहार में एक संघ बनाने की या बिहार बनाने की अनुमति दी थी। अगला प्रश्न है, फतवा ए आलमगीरी के नाम से इस्लामिक कानूनों का पूर्ण रूप से वर्णन मध्यकालीन भारत के किस शासक की आज्ञा से लिपिबद्ध किया गया था? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपके देखिए अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह सूरी, अकबर और औरंगजेब। तो दोस्तों सही उत्तर है औरंगजेब। फतवा ए आलमगीरी मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में जो था ये विधिवेत्ताओं द्वारा तैयार किया गया था, और मुस्लिम कानूनों का अत्यंत प्रामाणिक और विस्तृत संग्रह इसमें मिलता है। अगला प्रश्न है देखिए, इब्न बतूता प्रसिद्ध मुस्लिम अन्वेषक और यात्री था। ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। वो किस देश का रहने वाला था? तो बहुत आसानी से आप इसको सही उत्तर कर सकते हैं। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। और देखिए इसने रेहला नाम से अपने यात्रा वृत्तांत का वर्णन अपनी पुस्तक में किया है, उसका नाम था रेहला। अगला प्रश्न है देखिए, किसने 1613 में सूरत में अंग्रेजों द्वारा कारखाना स्थापित करने के लिए फरमान जारी करने के लिए जहांगीर को प्रभावित किया था? ऑप्शन है अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच समन्वय, मुगल बादशाहों की पुर्तगालियों को बाहर निकालने के लिए एक गुप्त सैनिक सहायता, नूरजहां को भारी रिश्वत, और चौथा है अंग्रेजों द्वारा पुर्तगालियों के सैनिक स्क्वाड्रन की हार। तो दोस्तों सही उत्तर है कि शाही फरमान द्वारा जहांगीर की ओर से जारी किया गया था शाही फरमान। इसमें अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने और मुगल दरबार में एक एलची रखने की अनुमति प्राप्त हो गई थी। जहांगीर ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वह अंग्रेजों द्वारा पुर्तगालियों के नौसैनिक स्क्वाड्रन की हार से प्रभावित था, और टॉमस एल्बर्ट के अधीन सूरत में ब्रिटिश व्यापारिक कोठी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, महान मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपना वंश किससे जोड़ा था? तो सही उत्तर है पिता की तरफ से तैमूर और माता के वंश से चंगेज खां से जो है बाबर ने अपना संबंध या अपना वंश जोड़ा था। अगला प्रश्न है देखिए, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध के दौरान प्राप्त लूट के माल का 1/5 था? तो युद्ध के दौरान जो प्राप्त लूट के माल का 1/5 था उसको खुम्स कहा जाता था। तो सही उत्तर है
खुम्स। अगला प्रश्न है दोस्तों, अष्टप्रधान जो शिवाजी के मराठा साम्राज्य के प्रशासन में सहायता करते थे, उनके संबंध में केंद्रीय प्रशासन के प्रभारी कौन थे? तो सही उत्तर है मोरोपंत त्र्यंबक पिंगले। ये अष्टप्रधान के केंद्रीय प्रशासन के प्रभारी थे। अष्टप्रधान शिवाजी के मराठा साम्राज्य के प्रशासन को देखता था और इसके प्रभारी मोरोपंत त्र्यंबक पिंगले थे और ये मराठा साम्राज्य के प्रथम पेशवा भी थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस मामले में वीडी सावरकर को 1911 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कुख्यात सेलुलर जेल से आजीवन भेजे जाने की सजा दी गई थी? तो ऑप्शन है आपके अलीपुर बम केस, नासिक षड्यंत्र केस, दिल्ली षड्यंत्र केस या फिर लाहौर षड्यंत्र केस। तो विनायक दामोदर सावरकर को नासिक षड्यंत्र केस में 1911 में अंडमान और निकोबार में सेलुलर जेल में भेजे जाने की सजा दी गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीआर दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी का दलों में विभाजन हो गया और प्रतिक्रियावादी दलों ने किसके द्वारा कार्य किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन है ब्रिटिश सरकार के सहयोग करके हिंदू हितों की रक्षा करना, इसके अलावा असंतुष्ट के रूप में कार्य करके विधायी कार्यों में बाधा उत्पन्न करना, गांधी जी के रचनात्मक कार्यों के पक्ष में कांग्रेस के अपरिवर्तनवादियों से सहयोग करना या फिर कांग्रेस के भीतर पार्टी की अलग पहचान बनाए रखना। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करके, जो है ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करके हिंदू हितों की रक्षा करना। और सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से स्थापना की थी और बाद में स्वराज दल क्या था कि हिंदू हितों की रक्षा के लिए सरकार का सहयोग करने लगे थे। अगला प्रश्न है, किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबलता की वकालत की थी? तो सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद ने धार्मिक शिक्षा की वकालत की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक कानूनों को पारित किए गए वर्षों के साथ मिलान कराना है। तो सती प्रथा का उन्मूलन, देखिए सती प्रथा का उन्मूलन 1829-30 में हुआ था। इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह कानून जो था ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में पारित हुआ था। कन्या भ्रूण हत्या निषेध ये आपका 1804 में और दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में किया गया था। तो सही मिलान इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य किस प्राचीन स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो सही उत्तर है बुर्ज होम और रंगपुर से प्रथम प्रसार उपकरण जो है यहाँ से गड्ढे खोदने या गर्तावास या गड्ढा घर, मृदभांड और हड्डी के कई औजार प्राप्त हुए हैं। और बुर्ज होम में जो प्राप्त कब्रें हैं वहाँ पर पालतू कुत्तों को मालिक के साथ भी दफनाया गया है। अगला प्रश्न है, देखते हैं दोस्तों, कौन सा वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत को प्रामाणिक व्याख्या देता है? तो पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रामाणिक व्याख्या दोस्तों शतपथ ब्राह्मण देता है। लेकिन यहाँ पर सही उत्तर शतपथ ब्राह्मण है, लेकिन आयोग ने छांदोग्य उपनिषद को पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रामाणिक व्याख्या के लिए सही माना था। अगला प्रश्न है, निष्क किस एक काल में विनिमय के एक माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? तो निष्क दोस्तों विनिमय के माध्यम के लिए जो है ये सोने का आभूषण था और वैदिक काल में ये विनिमय के माध्यम के रूप में यानी मुद्रा के रूप में इसका प्रचलन हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन से कार्य अशोक द्वारा नियुक्त राजुक निष्पादित करते थे? तो राजुक के कर्तव्य या कार्य क्या थे आपको इसमें बताना है। ऑप्शन है आपके राजस्व कार्य, न्यायिक कार्य, धार्मिक कार्य या सैन्य कार्य। तो सही उत्तर है दोस्तों न्यायिक कार्यों का संपादन राजुक द्वारा या रज्जुक द्वारा किया जाता था। अगला प्रश्न है, प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? तो सही उत्तर है राजा की स्तुति गान या राजा की प्रशंसा में जो गान किया जाता है उसको प्रशस्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि कौन सा सही युग्म नहीं है? एलोरा गुफाएं, राष्ट्रकूट ये सही है। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासकों ने किया था। खजुराहो का निर्माण या खजुराहो के जो मंदिर हैं उनका निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने। और एलिफेंटा गुफाएं मौर्य काल, तो ये संबंधित नहीं है दोस्तों। एलिफेंटा गुफाएं जो हैं मौर्य काल से संबंधित नहीं हैं, ये सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य असत्य है? देखिए
आपके ऑप्शन जो हैं उन ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी, सही उत्तर है। हरिहर प्रथम ने दक्षिण के विजयनगर राजवंश की स्थापना की थी, तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तीसरा है बलबन ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था, तो दोस्तों ये सही नहीं है। बलबन ने कुतुब मीनार का निर्माण नहीं करवाया था, पूरा करवाया था। ऐबक के समय में एक ही मंजिल बन पाई थी और 3 मंजिलों का निर्माण इल्तुतमिश ने उसके उत्तराधिकारी ने करवाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने मुगल शासकों के काल के दौरान न्यायिक प्रणाली के सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया गया था? तो न्यायिक प्रणाली के सर्वोच्च पद पर नियुक्त पाने वाला था काजी उल कुजात। तो सही उत्तर है काजी उल कुजात मुगल प्रशासन में सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किसने महाभारत को फारसी में अनुवादित कराकर इसका नाम रज्मनामा दिया था? तो सही उत्तर है अकबर। अकबर के समय में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया और उसको रज्मनामा नाम दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल वंश की निम्नलिखित में से किस इमारत के डिजाइन और वास्तुकला से उस्ताद ईसा संबंधित हैं? तो उस्ताद ईसा जो हैं ये ताजमहल जो है ताजमहल से संबंधित हैं, और ताजमहल शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। शाहजहां का काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग माना जाता है, और उस्ताद ईसा या ताजमहल का प्रधान मिस्त्री या निर्माता था। मुख्य स्थापत्यकार ताजमहल का उस्ताद अहमद लाहौरी था और प्रधान मिस्त्री उस्ताद ईसा था। अगला है दोस्तों, मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के किस वंश की विशेषता थी? ऑप्शन है आपके खिलजी, तुगलक, सैयद या फिर लोदी। तो दोस्तों अष्टभुजाकार मकबरे जो हैं लोदी वंश की प्रमुख विशेषता थी। अगला प्रश्न देखते हैं, 3 फरवरी 1882 को भारत की ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा निदेश के मौजूदा प्रणाली की कार्यशैली की जांच और उसके लोकप्रिय आधार पर विस्तार के लिए एक भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की थी। उस आयोग का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है आपके HP जैकब, C पियर्सन, G इवार्ड या W हंटर। तो दोस्तों W हंटर जो था ये 1882 में उसकी अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग का गठन किया गया था, और इसने प्राथमिक शिक्षा को महत्व दिया और शिक्षा को स्थानीय भाषा और उपयोगी विषयों में पढ़ाए जाने की बात इसने की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? आप जानते हैं सत्यशोधक समाज महात्मा ज्योतिबा फूले, इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, यंग बंगाल आंदोलन के पीछे किसकी प्रेरणा थी? तो सही उत्तर है हेनरी विवियन डिरोजियो। यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक हिंदू कॉलेज एंग्लो इंडियन शिक्षक हेनरी विवियन डिरोजियो थे। अगला प्रश्न है, स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था, ये दादा भाई नौरोजी द्वारा कब घोषित किया गया था? तो सही उत्तर है दोस्तों स्वराज को दादा भाई नौरोजी द्वारा कलकत्ता अधिवेशन 1906 में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी? तो सही उत्तर है भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी तांबा। सही उत्तर तांबा है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला किस प्राचीन स्थल पर पाई गई है? ऑप्शन है आपके चन्हूदड़ो, रूपण, दायमाबाद या फिर धौलावीरा। तो सही उत्तर है हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला धौलावीरा नामक स्थल पर पाई गई है। इसकी खोज दोस्तों RS बिष्ट ने। धौलावीरा वर्तमान में जो है हड़प्पा कालीन विशालतम नगरों में से एक है, और यहाँ से एक पहली या संभवतः पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला मिली है। अगला प्रश्न, प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार कौन सी 2 नदियों के बीच की भूमि ब्रह्मवर्त कहलाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, सरस्वती और द्विशदती नदियों के बीच की भूमि ब्रह्मवर्त प्रदेश कहलाती है। अगला प्रश्न है, कौन सा कर्मकांडी वेद है? ऑप्शन है आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो दोस्तों यजुर्वेद जो है वो एक कर्मकांडी वेद है। इसमें विभिन्न यज्ञों से संबंधित अनुष्ठानों और विधियों का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में रचना की गई है, और यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अर्धव्य कहा जाता है।
अगला प्रश्न है कि ईसा की प्रथम सदी के आसपास विकसित मथुरा कला में मूर्तिकला के लिए क्या प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है संगमरमर, स्लेट पत्थर, ग्रेनाइट, लाल बलुआ पत्थर। दोस्तों सही उत्तर है मथुरा कला शैली में लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। अगला है कुछ आपके कथन दिए गए हैं, इन पे विचार करना है। पहला कथन है कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों पाल वंश के दौरान विकसित हुए। दूसरा कथन है कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों खिलजी वंश द्वारा नष्ट कर दिए गए। तो इसमें से सही कौन है आपको ये बताना है, उक्त कथनों में से सही कौन सा है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और दो। तो सही उत्तर है दोस्तों केवल एक सही है। गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। पाल वंश के संस्थापक गोपाल के बाद उसके पुत्र धर्मपाल द्वारा बंगाल के शासक, इसको उत्तरापथ स्वामी कहा जाता है। धर्मपाल में उसके लेखों को उसको परम सौगत कहा गया है और उसने बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय खिलजी वंश द्वारा नहीं नष्ट कर किए गए थे, बल्कि इन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार मोहम्मद बख्तियार खिलजी द्वारा 1202 में नष्ट किया था। अगला प्रश्न है अहमद शाह अब्दाली ने किस मुगल शासक के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था? तो सही उत्तर है मुगल शासक मोहम्मद शाह के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है किसके लिए शेरशाह सूरी को नहीं जाना जाता है? नागरिक प्रशासन की प्रणाली का संगठन, इसके लिए जाना जाता है। पहला रुपया जारी करना और इसका 20वीं सदी तक प्रयोग होता रहा, सही है। तीसरा है नेहरू द्वारा सिंचाई की प्रणाली शुरू करने के लिए, तो ये इसके लिए शेरशाह सूरी को नहीं जाना जाता है। तो दोस्तों नागरिक प्रशासन प्रणाली और पहला रुपया सिक्का जो जारी करने का श्रेय शेरशाह सूरी को जाता है। नेहरू द्वारा सिंचाई की प्रणाली का प्रारंभ तुगलक वंश के शासक गयासुद्दीन तुगलक द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है किसने कश्मीर में शालीमार और निशात बाग की नींव रखी थी? तो ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर नूरजहां। तो सही उत्तर है जहांगीर ने कश्मीर में शालीमार और निशात बाग की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों किस युद्ध में पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध या फिर खानवा का युद्ध। तो सही उत्तर है दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है 1556 में दिल्ली को खोने वाला हिंदू शासक कौन सा था? ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान, हेमू, राणा संग्राम सिंह या फिर मेदिनी राय। तो सही उत्तर है हेमू। हेमू दोस्तों 1556 में दिल्ली को खोने वाला हेमू हिंदू शासक था। पानीपत के द्वितीय युद्ध में 5 नवंबर 1556 को मुगल सम्राट अकबर और हेमू जो था मोहम्मद आदिल शाह का वजीर और सेनापति था, उसके मध्य युद्ध हुआ था। इसके पहले हेमू ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, लेकिन पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू की हार हुई थी। अगला प्रश्न है बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हुई और उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में शेरशाह के शासनकाल के दौरान उसके शरीर को किस स्थान पर ले जाकर दफनाया गया? ऑप्शन है आपके दिल्ली, फरगना, काबुल, समरकंद। तो सही उत्तर है काबुल में। दोस्तों 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हुई थी। उसे आगरा में नूर अफगान, जिसका आधुनिक नाम आराम बाग है, वहाँ पे दफनाया गया, लेकिन बाद में उसे काबुल में उसी के द्वारा चुने गए स्थान पर दफना दिया गया था। अगला प्रश्न है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का शीर्ष न्यायालय कौन सा था? तो सही उत्तर है दोस्तों प्रीवी काउंसिल जो है ब्रिटिश शासन के दौरान शीर्ष न्यायालय होता था। अगला प्रश्न है कौन मुगल बादशाह अकबर द्वितीय की ओर से पैरवी करने के लिए बादशाह के राजदूत के रूप में इंग्लैंड गए थे? तो आप जानते हैं राजा राममोहन राय थे, अकबर द्वितीय के तरफ से पैरवी करने के लिए इंग्लैंड गए थे और राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि भी अकबर द्वितीय ने ही दिया था। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी वो सरोजनी नायडू थी।
तो यहाँ पर देखा जाए तो एनी बेसेंट जो हैं वो आयरन लेडी के नाम से प्रसिद्ध थीं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थीं। अगला प्रश्न है, गदर आंदोलन के शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो सही उत्तर है दोस्तों, कामागाटा मारूप घटना जो था ये गदर आंदोलन के शुरू होने का प्रमुख कारण था। कामाघाटा मारूप प्रकरण कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत की जोरवे संस्कृति किस राज्यों में से किस स्थान पर नामित की गई है? ऑप्शन है आपके राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो दोस्तों प्राचीन भारत की जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का उद्घाटन अभी तक नहीं किया गया है क्योंकि उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अभिलेखों की छोटी लंबाई, द्विभाषा लेखों की अनुपस्थिति, इसमें से कौन सा सही कारण है? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का उद्घाटन अभी तक इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि सभी कारण, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता की भाषा की जानकारी नहीं है, अभिलेखों की लंबाई छोटी है और द्विभाषा लेख अनुपस्थित हैं, इसलिए इसके बारे में अभी बहुत सारी जानकारियां नहीं मिल पाई हैं। अगला प्रश्न है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय या हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, ये किस उपनिषद में वर्णित है? ऑप्शन है आपके छांदोग्य, मांडुक्य, मुंडक या फिर बृहदारण्यक। तो सही उत्तर है दोस्तों अस्तो माँ सदगमय बृहदारण्यक उपनिषद में उल्लिखित है और इसी उपनिषद में याज्ञवल्क और गार्गी संवाद का भी उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रथम मूर्त साक्ष्य माना जाता है? ऑप्शन है आपके बुद्ध की प्रतिमा, अशोक के शिलालेख, महाविभाषा या जातक कथाएं। तो दोस्तों अशोक के शिलालेख जो हैं वो बौद्ध धर्म के विस्तार के प्रथम मूर्त साक्ष्य माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग के बाद शासक कौन बना था? ऑप्शन है अग्निमित्र, सुज्येष्ठ, पुण्यमित्र या फिर देवभूमि। तो सही उत्तर है दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण वंश की स्थापना करने वाला शासक था और इसकी स्थापना जो है मौर्य वंश का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। इसने मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके किया था। ये कट्टर ब्राह्मणवादी था और इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग वंश का शासक बना था। अगला प्रश्न है, ग्वालियर के निकट बाघ की गुफाएं किस युग की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती हैं? ऑप्शन है आपके मौर्य, गुप्त, कुषाण या फिर राजपूत। तो सही उत्तर है गुप्त वंश की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती हैं बाघ की गुफाएं। अगला प्रश्न है, कौन सा शासक मामलूक वंश का था? ऑप्शन है आपके अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, बलवन या फिर मोहम्मद गोरी। तो सही उत्तर है दोस्तों मामलूक वंश से संबंधित था बलवन। अगला प्रश्न है, किसे दक्कन क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता कहा जाता है? ऑप्शन है आपके शिवाजी, शाहजी भोसले, मलिक अंबर या फिर मालोजी भोसले। दोस्तों दक्कन क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता मलिक अंबर को माना जाता है और इस नीति का सफल प्रयोग सबसे पहले छत्रपति शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध किया था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को सिकंदर ए सानी घोषित किया था? तो सिकंदर ए सानी घोषित करने वाला शासक था अलाउद्दीन खिलजी। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता और जनता का चरवाहा जैसे नामों से विभूषित किया जाता है। तो ये सब याद रखिएगा, सिकंदर ए सानी, अलाउद्दीन खिलजी, इसको युग का विजेता, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान और जनता का चरवाहा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो ब्रिटिश भारत के कुछ भागों में शुरू की गई थी, कृषि भूमि के कृषकों से राजस्व एकत्रित करने की दो प्रणालियों में से एक थी। ये मूल रूप से किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था जो देखा जाए मूल रूप से शेर शाह सूरी द्वारा प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, कौन से चिश्ती सूफी संत को चिराग ए दहलवी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है निजामुद्दीन औलिया, शेख नसीरुद्दीन मोहम्मद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सूफी संत शेख नसीरुद्दीन महमूद को चिराग ए दहलवी के नाम से जाना जाता है। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे।
दोस्तों भारत में अगर जो चिश्ती संप्रदाय की बात की जाए तो भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में की थी। चिराग दिल्ली के नाम से शेख नसीरुद्दीन महमूद को जाना जाता है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया था। निजामुद्दीन औलिया के बारे में अगर जो आपको कोई जानकारी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, निजामुद्दीन औलिया की प्रमुख विशेषता। तो ये था आज का वीडियो। इसमें हमने टीजीटी सामाजिक विज्ञान 2016 के प्रश्न पत्र के इतिहास खंड को हल किया है। दोस्तों ये जो वीडियो है ये प्रश्न पत्र है आगामी टीजीटी पीजीटी परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज यानी राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता, राजकीय डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर और उच्चतर सेवा चयन बोर्ड के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।